बहुत क्लूलेस हूँ। अच्छा। तो मैं ह्यूमन राइट्स और जेनोसाइड के ऊपर टॉपिक डिसाइड कर रही हूँ कि मैं उसमें स्टडी करना चाहती हूँ। सिंपल चीज है यार, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ना एक तो ओवरऑल टॉपिक आपका नहीं होना चाहिए, रीजनल स्टडी करो ना। सो सिंपल सी चीज है रीजनल स्टडी। मैं अभी JNU में मॉडर्न हिस्ट्री का छात्र हूँ और जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरा JRF क्वालिफाई हो गया। तो मैं अपने मेवात के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ कि देश की राजधानी से 70 किलोमीटर होने के बावजूद वो देश का सबसे पिछड़ा जिला कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों। UGC नेट एग्जामिनेशन क्रैक बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बट UGC नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर रिसर्च एरिया में जाना है JRF क्रैक करके। बट नेट JRF तो क्रैक हो जाता है, बट उसके आगे की जो जर्नी है वहां पे गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो जो पूरा आपने सक्सेस अचीव किया वो वेस्ट हो जाएगी। और इसीलिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आए एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें जिन स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन अचीव किया है, जिन्होंने नेट और JRF क्रैक किया है, उनके साथ इसी साल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्री टॉपर्स मेंटरशिप प्रोग्राम्स। ओके, सो ये सभी हमारे साथ आज टॉपर्स हैं जिन्होंने नेट JRF क्रैक किया है, एंड इनके साथ हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द डाउट्स दे हैव रिगार्डिंग देयर PhD, रिगार्डिंग देयर असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नीज और ऐसे ड्रीम्स। सो इसके लिए हम जुड़े हुए। ओवर टू अश्विनी सर। सो आप सभी लोगों को पता है, जैसे ही UGC नेट एग्जामिनेशन आप क्रैक करते हैं, एक्चुअली जर्नी आपकी वहां से शुरू होती है, क्योंकि मेन गोल तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, रिसर्च परस्यू करना है। तो ये जो हमारे साथ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे साथ ऑलरेडी भी डिस्कशन भी कर रहे थे, तो इनका मेन डाउट सब यही आ रहे थे निकलने के लिए कि अब क्या करना है, PhD के अंदर कैसे हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कैसे रिसर्च पब्लिकेशन में पब्लिश करना है। देन उसके बाद जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी, API स्कोर, बहुत सारी जो चीजें होती है वो दिमाग के अंदर आते रहते हैं। तो हम वो रिजॉल्व करेंगे इस एक छोटी सी मीटिंग के अंदर, जहां पे जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो इसी के अंदर हम डिस्कशन करेंगे और हम डिस्कशन अभी इनिशिएट करने वाले हैं। हाँ जी। सो शुरुआत करते हैं इसी तरफ से आपसे। आपका नाम? सर मेरा नाम ज्योति मिश्रा है। ज्योति है। सो ज्योति, इस बार आपने नेट क्वालिफाई किया है। ओके, sir. सो अब इसके बाद PhD करने की इच्छा है आपकी कि असिस्टेंट प्रोफेसर पे सीधा अभी? सर बोथ। ठीक है। सो PhD के रिगार्डिंग या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स आपके हैं कि? ये सर हाँ। 2 दिन से तो दिमाग में वही चल रहा है। करना क्या है, YouTube पे सर्च भी कर रही हूँ। हाँ। फिर रिसर्च प्रपोजल के लिए टॉपिक कौन सा चुनना है, टॉपिक कैसे चुनना है, रेलेवेंट कौन सा है, क्या यूटिलिटी होगी उसकी। तो सर आपसे ही क्वेश्चन है सारे। ठीक है। सो सबसे पहला आपका जो डाउट था रिगार्डिंग हाउ टू सिलेक्ट अ टॉपिक, Yes. ये जो कि मेजरली स्टूडेंट्स का होता है कि PhD तो करनी है बट टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें। ओके, सो इसकी बहुत सिंपल प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपका सब्जेक्ट है, ओके, फॉर एग्जांपल यू आर फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट है। 10 में सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि उसमें से कौन सी स्ट्रीम आपको सबसे ज्यादा पसंद है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशन में आपका इंटरेस्ट है या फिर IPT में इंटरेस्ट है आपका, मतलब जो भी। उसको शॉर्टलिस्ट करने के बाद नाउ यू हैव टू लुक फॉर द रेलेवेंट टॉपिक दैट आर गोइंग इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ओके, मैं एग्जांपल लेता हूं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। अब पॉलिटिकल प्रोसेस में जब हम इंडियन पॉलिटिक्स को अभी देखते हैं तो आज की हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की समस्या क्या है। फॉर एग्जांपल कम्युनल वायलेंस, ओके, रियॉट्स की प्रॉब्लम कभी कभी होती है, कम्युनल बेसिकली गवर्नमेंट स्टेबिलिटी या फिर पॉपुलिज्म का जो एक मेजर एस्पेक्ट है कि इन द इंडियन डेमोक्रेसी वी आर सीइंग अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट व्हिच इज शोइंग अ सेंस ऑफ पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी, जो हम देख रहे हैं मेजोरिटेरियन टेंडेंसी है। तो वो टॉपिक्स आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन उसके बाद फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, बिकॉज रिसर्च का कभी भी ऑब्जेक्टिव, रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना बहुत सिंपल इसलिए होता है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। वंस यू नो द प्रॉब्लम यू कैन से कि ओके अब मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूं, बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी एंड यू नीड टू लुक फॉर द सॉल्यूशंस। ओके, रिसर्च का कुछ और ऑब्जेक्टिव होता है, यू हैव टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन। अगर आपकी रिसर्च 3-4 टाइप की रिसर्च होती है, एक तो अप्लाइड रिसर्च होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को बहुत कभी पर्सनली मैं जहां तक जानता हूं, मैं मेजरली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को आजकल इतना सपोर्ट नहीं मिलता। पहले के टाइम पे होता था, आज से 10 साल पहले जब टीचर्स आप इंटरव्यू पैनल में जाते थे, बोलते ठीक है मुझे इस राजनीतिक अध्ययन पे स्टडी करना है, मुझे मॉडल्स और डेमोक्रेसी पे स्टडी करना है। वो आज भी अगर हम बोलेंगे कि छोटे लेवल की यूनिवर्सिटीज है, मतलब जैसे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज है, वहां पे फिर भी वो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक सपोर्ट करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी देन योर रिसर्च शुड बी अप्लाइड एज वेल एज जो करंट रेलेवेंस से हो। सो वहां से आपको मतलब सीधी बात है कि एक प्रोसेस चलेगी, ठीक है, कि पहले आपने वो देखा एंड अगर आपने कोई टॉपिक्स लगा भी, फॉर एग्जांपल आपको पॉपुलिज्म का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी पे लगा, अब ये नहीं कि आपको बस लगा कि पढ़ लिया, नहीं, उसको सिलेक्ट कर लिया, देन गो फॉर सम प्री, बोल सकते हैं कि जिसको प्री रिक्वायर्ड लिटरेचर रिव्यू, जिसमें आप पूरा लिटरेचर रिव्यू नहीं, उस पर कम से कम 4-5 आर्टिकल्स आपने पढ़े कि अच्छा हाँ इसमें बात क्या चल रही है, ओके, एकेडमिक फील्ड में उस पर क्या बात हो रही है। देन यू विल सॉर्ट आउट कि अच्छा सही में आपका हाइपोथेसिस क्या होता है, ओके, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आप, ठीक है। ये नहीं कि टॉपिक वहीं से सोच लिया कि हाँ मुझे भारतीय राजनीति पे अध्ययन करना है, फिर भारतीय राजनीति पे अध्ययन तो बहुत कुछ करने के लिए। अच्छा, जैसे मेरे पास कई बार आता है कि सर हम इंडियन डेमोक्रेसी में किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टडी करना चाहते हैं, या फिर तो अच्छा उस पॉलिटिकल पार्टी का किस एस्पेक्ट से,
या फिर इंडियन पॉलिटिक्स पे स्टडी कर रहे हैं आप, या फिर इंडियन मूवमेंट्स पे स्टडी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सोशल मूवमेंट्स कैसे होते हैं, तो उसका अप्रोच ये रहेगा कि आपको उसके रेलिवेंट प्रॉब्लम्स को देखना है और उस प्रॉब्लम को, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अभी हम इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें. ओके, सो इंडिया में देयर आर लॉट ऑफ सोशल मूवमेंट्स, देयर आर इंटरेस्ट ग्रुप्स आर गोइंग ऑन, बट देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम्स कि देयर इज टू मच अमाउंट ऑफ डिवीजन विद इन द इंटरेस्ट ग्रुप. ओके, जितने भी, अगर हम लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दे आर नॉट यूनाइटेड. ओके, लेबर यूनियंस, फार्मर यूनियंस, जितने भी यूनियंस है उसमें यूनिटी नहीं है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. जहां पे गवर्नमेंट से वो, बिकॉज डेमोक्रेसी, अगर हम बेसिकली पॉलीआर्की का कॉन्सेप्ट देखते हैं रॉबर्ट डाल का, वो वर्क तभी कर पाएगी जब लाइक देयर इज अ यूनिटी अमंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस. तो वहां से आपको टॉपिक मिलेगा कि अच्छा, दिस इज अ प्रॉब्लम एंड नाउ आई वुड बी प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन, कि यहाँ पे इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा या फिर, ठीक है. सो ये पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, ठीक है. मूविंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो आपका हाउ टू सिलेक्ट पे मैंने आपको एक बात की, आगे मैं शादमा से बोलूंगा कि आपका कुछ भी इशू है. सो सर, अभी तो मैं बहुत क्लूलेस हूँ. अच्छा. कोशिश करी मैंने कि टॉपिक डिसाइड करूं, तो मैं ह्यूमन राइट्स और जेनोसाइड के ऊपर टॉपिक डिसाइड कर रही हूँ कि मैं उसमें स्टडी करना चाहती हूँ. तो मुझे अभी डिफ़िकल्टी आ रही है लिटरेचर रिव्यू में कि मैं किस तरह से, क्या प्रोसेस रहना चाहिए. गूगल स्कॉलर का यूज़ किया मैंने, शोध गंगा का भी यूज़ कर रही हूँ, बट अभी मेरे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए. ठीक है. मैं अश्विनी सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर लिटरेचर रिव्यू के लिए हम कहाँ पे जाना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, लिटरेचर रिव्यू का तरीका क्या है? हाँ, एक्चुअली जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ये ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करता है. अगर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है तो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल चीज जो क्या होती है वो होता है ईपीडब्ल्यू हो गया, देन उसके साथ जे स्टोर हो गया. आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए. जे स्टोर सिंपल है, सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत सस्ता सब्सक्रिप्शन आता है. आप सब्सक्रिप्शन भी नहीं है उसमें अगर आप ईमेल आईडी से करते हैं, मैं बहुत अच्छा, उसका ट्रिक ये है कि अगर आप किसी भी ईमेल आईडी से करते हैं 100 आर्टिकल्स आप एक साल तक फ्री पढ़ सकते हैं उसमें. 100 जे स्टोर है, लेकिन ईपीडब्ल्यू में नहीं, ईपीडब्ल्यू का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन वो बहुत सस्ता सब्सक्रिप्शन होता है. और मुझे लगता है कि 3-4 स्टूडेंट कंबाइन भी लेके पढ़ सकते हैं. आप लॉग इन कर लो, वहां से आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दो. और मैं स्पेसिफिकली हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस देना चाहता हूँ कि वहां से ना आप फुटनोट्स उठाइए, उन फुटनोट्स को पढ़िए और सीधे के सीधे उन फुटनोट्स को कलेक्ट करके ना लाइब्रेरी पहुंच जाओ. वहां पे जैसे आप उनको पढ़ना शुरू कर दो ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर चीजें क्लिक करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा, यहाँ पे गैप्स है, यहाँ पे गैप्स है, यहाँ पे गैप्स है. ठीक है. स्पेसिफिकली हिस्ट्री स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए मुझसे पूछ रहे थे, शायद ही पूछ रहे थे, और आई थिंक यहाँ पे भी हिस्ट्री स्टूडेंट तो वही पूछ रहे थे कि सर कैसे शुरू करना है. सिंपल चीज है, मैं आपको बता देता हूँ. जैसे आपको ना, एक तो ओवरऑल टॉपिक आपका नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए जनरल टॉपिक आपने ले लिया. मेरे से बहुत बोलते सर 1857 क्रांति पे कर ले. अरे भाई क्या है 1857 क्रांति, इतना तो पढ़ लिया. रीजनल स्टडी करो ना. सो सिंपल सी चीज है रीजनल स्टडी. जैसे कि एग्जांपल, जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे अपना, उसका सिलेक्शन भी हो चुका है, उसने बताया कि मैंने सहारनपुर के जो वर्कर्स है ना, वहां पे इंडस्ट्री वहां पे रिसर्च किया. ऐसे ही आप मेरठ में क्रिकेट बैट वाली जो इंडस्ट्री है उस पर कर लो. बहुत सिंपल टॉपिक के ऊपर रिसर्च होती है. एक स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ था रिसर्च पे, उसने बीड़ी मेकिंग के ऊपर किया हुआ था. बीड़ी जो बनाते हैं, और उसने वहां पे ईस्ट के अंदर रिसर्च करना शुरू कर दिया और उसको एकदम से इमीडिएटली सिलेक्शन हो गया. तो आप ना रीजनल स्टडीज को पिकअप कीजिए. ओके, मुझे नहीं पता पॉल साइंस के अंदर ये अप्लाई होता है. हाँ, एग्जैक्टली. जैसे अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल था, अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट का जेएनयू में सिलेक्शन हुआ है. अभी उनका नाम है तबस्सुम. यस, लास्ट टाइम अभी यहाँ पे दिल्ली में एक प्रॉब्लम होती है. जेएनयू के पास में ही एक सोसाइटी है, वहां पे मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, वहां पे पानी की दिक्कत होती है. ठीक है. तो वहां पे एक प्रॉब्लम था कि स्लम्स को कैसे ऑर्गेनाइज. मेजर इशू था कि स्लम्स ऑर्गेनाइजेशन इन द अर्बन सोसाइटीज. ओके, जो कि एक नॉर्मल टॉपिक है कि ठीक है भाई, स्लम्स का इशू है, स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं अर्बन सोसाइटीज में, जहां जहां अर्बनाइजेशन हो रहा है वहां पर स्लम्स की प्रॉब्लम है. अब उस स्टूडेंट ने क्या किया, उस स्लम की प्रॉब्लम को, जो कि एक मेजर इशू है, उसको रिलेट किया एक पर्टिकुलर केस स्टडी से, और वो टॉपिक इतना रेलिवेंट हो गया कि हाँ यार, ये बिल्कुल जेएनयू के बगल में एक प्रॉब्लम चल रही है जिसको कोई नहीं ध्यान दे रहा. मतलब सेंट्रल कैपिटल में लोग पानी के लिए इतना ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है. जो कि अपने आप में एक शर्म की बात है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, और हमारे पास में लोग, मतलब मेन दिल्ली में लोग पानी पीने के लिए पानी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है. सो ऐसे इश्यूज जो है, जो कि सही में एक सॉल्यूशन की बात करेंगे, दे विल प्रोवाइड अ बेटर लाइफ टू द पीपल. वहां टॉपिक सिलेक्ट होगा. फिर उस स्टूडेंट का जेएनयू में सिलेक्शन भी हो गया, पीएचडी करना स्टार्ट हुआ है. ठीक है. तो वो थोड़ा सा अप्रोच रखिए. आई गेस आपसे स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के जो स्टूडेंट. हाँ जी. सो मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट्स की तरफ ही चाहता हूँ. आप बताइए सर, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद शादान है. मैं भी जेएनयू में मॉडर्न हिस्ट्री का छात्र हूँ, जबकि फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया. तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है कि रिसर्च के लिए क्या टॉपिक सोचे और क्या करेंगे. तो जस्ट अभी एक्सप्लोर करें, जैसे सर ने कहा अभी फुट नोटिंग वाली बात, जो प्राइमरी रिसोर्स तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो वो हम कर रहे हैं जेएनयू का. जबकि कल्चर भी है कि ज़्यादातर एम्फेसिस होता है प्राइमरी सोर्सेज पे जाने का, तो वो हम कर रहे हैं. और आगे जहाँ तक मुझे लगता है, या अगर हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो मे बी हमारे रीजनल स्टडी से हो सकता है, जहाँ से हम आते हैं, हमारा होम टाउन.
वहाँ भी इलाहाबाद से मैं आता हूँ, तो वहाँ भी अभी 1857 की क्रांति या एक पॉलिटिकल प्लेस भी है वो, तो वहाँ से भी रिसर्च हो सकते हैं। और अभी जैसे स्लम के बारे में सर ने बताया, जो कि जेएनयू में खुद वाटर क्राइसिस है, तो उसके बारे में भी किया जा सकता है। दैट टॉपिक मे बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं और आई होप So, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। आपने Yes, खुद sir. बोला कि मुझे रीजनल स्टडी करना है, मैं Yes. इलाहाबाद के अंदर जाऊंगा, इलाहाबाद के अंदर वहां पे देखूंगा क्या हो सकता है वहाँ पे यस सर, solve यस करें। यस। सो आप सही बहुत ही सही अप्रोच है ये। और मेरे हिसाब से जो सभी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला उसको छोड़ देना चाहिए। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे डाउट्स आते हैं, सर मुगल की फॉरेन पॉलिसी पे कर लें। मुगल की फॉरेन पॉलिसी ये रीजनल स्टडी नहीं है भाई, ऑलरेडी इतना काम इसके ऊपर हो चुका है। तो आपको ना उन जनरल टॉपिक्स को अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे मुझे अभी यहाँ पे बताया कि मैं रीजनल स्टडी ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया इलाहाबाद के अंदर, तो ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट्स को भी अप्रोच करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, Yes. बहुत अच्छा अप्रोच है, इसी को आप कंटिन्यू। यस सर, थैंक यू सर। हाँ जी। सो एक और स्टूडेंट है मेरे पास हिस्ट्री के, तो जय सर, मैं नूह मेवात हरियाणा से आता हूँ, जो दिल्ली के 70 किलोमीटर के एरिया के अंदर होने के बावजूद भारत का सबसे पिछड़ा जिला है। तो मैं अपने मेवात के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ कि उसके पीछे ऐसे क्या कारण रहे हैं कि मेवात को जो इतना अवॉइड किया गया है, कि दिल्ली से, देश की राजधानी से 70 किलोमीटर होने के बावजूद वो देश का सबसे पिछड़ा जिला कैसे हो सकता है। तो उसके क्या क्या कारण रहे हैं, उसकी इतिहास क्या रहा है, तो मैं अपने एरिया के ऊपर रिसर्च करने की सोच रहा हूँ। हाँ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो अगेन आपने रीजनल टॉपिक पिकअप किया हुआ है, एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो आपको सेकेंडरी सोर्स तो यहाँ से मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, मैं कोई नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, अगर उसने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, अगर वो चाहता है उसको रीजनल एरिया पे स्टडी करना है, तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल चीज है, गूगल के ऊपर जाओ, वहां पे टाइप कर दो और उसके आगे ईपीडब्ल्यू लगा दो या उसके आगे जियो स्टोर लगा दो, इतने सारे आर्टिकल आपके सामने खुल के आ जाएंगे। तो ये आपके लिए भी लागू करेगा। तो आपको अगर मेवात पे रिसर्च करनी है तो आप सीधे मेवात लिखो गूगल पे और आगे हिस्टोरिकल डाल दो, कुछ स्पेसिफिक इश्यू आपको ऐसे लग रहा है, उसके आगे ईपीडब्ल्यू लिख दो और उसके आगे इतने ईपीडब्ल्यू खुद आर्टिकल निकल के आ जाएंगे, जे स्टोर के ऊपर आर्टिकल निकल के आ जाएंगे। वहां से पढ़ना शुरू करो और वहां से आप फुटनोट पिकअप करो। तो आप देखो धीरे धीरे आपका कितना आपके पास रिसोर्सेज इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे और एकदम आपको प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, पिछली रिसर्च के अंदर ये प्रॉब्लम थी और आपके दिमाग के अंदर चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। ये सर, जैसे चैट जीपीटी से भाई मैंने सर्च किया था कि मैं मेवात पर हाइपोथेसिस कैसे जनरेट कर सकता हूँ, तो मैंने उसकी भी पीडीएफ अपने पास रख रखी है, तो मैं उसी पर काम करूंगा। चलिए, और बहुत जैसा बढ़िया। आपने बताया कि मैं उसे भी देखूँ। हाँ, बहुत बढ़िया अप्रोच है। क्वेश्चन है सर मुझसे आपसे भी, जैसे सर इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा मुझे टॉपिक लगा एक्चुअली, बट अब जैसे आपने बोला कि पिछड़ा होना, ठीक है, कि लाइक नूह एरिया पिछड़ा है, ठीक है, मेवात का, अब उसमें आप बहुत सारे एस्पेक्ट है, एजुकेशनल लेवल पे, लाइक इकोनॉमिकल लेवल पे पिछड़ा होना हो गया, बहुत सारे एस्पेक्ट पे, ठीक है, या फिर हम बोले जो सोशल कैपिटल है वहां का, सामाजिक जो भाईचारा है वो थोड़ा सा खराब है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज भी सुनी थी, पिछले 4-5 महीने पहले की बात है, कि जो भी वहां पे क्लैशेस हुए थे, तो अब उसमें बहुत सारे डायमेंशन आते हैं। ओके, अब उसमें से क्योंकि जब हम रिसर्च पे जाते हैं ना, तो लाइक वी हैव टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एरिया, तो नैरो डाउन, तो वो नैरो डाउन कैसे किया रहा है, उस पर मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि सर इस टॉपिक, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो टॉपिक तो सिलेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक होता है, अब उसको नैरो डाउन करना, उसका टाइम पीरियड डिसाइड करना, नहीं तो वो आपकी रिसर्च जो है एंडलेस हो जाएगी। और जब आप उसको प्रेजेंट करोगे वहां पे, तो फिर वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि यार कैसे करोगे रिसर्च वहां पे, सीधी बात है, इतना लंबा टाइम पीरियड है वो, जैसे आप बोल रहे हैं कि इवन रीजनल स्टडीज के अंदर भी नैरो डाउन करना जरूरी है, तो वो थोड़ा सा सर अभी। हाँ, तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड भी डिफाइन करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे सबसे पहले तो टाइम पीरियड ही है कि आप कहाँ पे देखना चाहते हो। आप इसको अंग्रेजों के टाइम पे देखना चाहते हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस पे देखना चाहते हो, मॉडर्न टाइम पे देखना चाहते हो, सब हो सकता है। बहुत सारे हिस्ट्री के स्टूडेंट ये सोच के घबराते हैं कि सर मॉडर्न टाइम पे भी देख सकते हैं क्या? प्रेजेंट हिस्ट्री भी होती है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है उसको, तो आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है, आप उसका ये भी देख सकते हो कि लिबरलाइजेशन का क्या इंपैक्ट हुआ, ओवरऑल इंडिया पे क्या इंपैक्ट हुआ और यहाँ पे क्या इंपैक्ट हुआ। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप जा सकते हो। आप इवन ब्रिटिश के टाइम पे भी देख सकते हो, मुगल्स, ब्रिटिश, क्या अगेन कंपैरेटिव स्टडी वाला पॉइंट आ जाएगा कि मुगल्स के टाइम पे कैसा था, लेटर मुगल्स के टाइम पे अंग्रेज आ गए तब कैसा हो गया। तो ये आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा। आप उसको जनरल नहीं देख सकते, जैसे सर ने अभी बताया, जनरल देखोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि कोई भी आपके जो सामने जो होगा असिस्टेंट, ऑब्वियसली वो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर सीधे चले जाओगे अच्छा मेवात पे रिसर्च करनी है भाई, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा नैरो डाउन तो करो भाई, और ना तो रिसर्च एंडलेस है। ठीक है, तो आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा ये। सर उसमें सर एजुकेशन पर करना है। हाँ, एजुकेशन अगेन इसको भी नैरो डाउन करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा मैं प्री ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश वाला करना चाहता हूँ, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला, कंटेम्प्रेरी वाला, ये और नैरो डाउन होता है। तो धीरे धीरे आप जब पढ़ना शुरू करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें दिमाग के अंदर नैरो डाउन होनी शुरू हो जाती हैं। यस सर, अभी तो पीएचडी में
5-6 महीने है, तो अभी तो इसी पर कार्य कर रहा हाँ, धीरे-धीरे आप धीरे-धीरे समझ कीजिए। जनरेट होगी। हाँ, धीरे-धीरे कीजिए आप। जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। चलिए, सो अभी हमने रिसर्च वाले एस्पेक्ट पे मेजरली जो क्वेश्चंस होते हैं, रिसर्च टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना, रिसर्च को फ्रेम कैसे करना है, हाइपोथेसिस कैसे करना है, इन पे बात की। अब बात चलते हैं असली मुद्दे पे, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनना है, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग जो जनरल डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च पेपर को पब्लिश करना, बिकॉज इंडिया में जो सीधी भर्ती, देयर आर 2 ways ऑफ गेटिंग बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। एक तो होती है सीधी भर्ती, जो कि भारत में कभी कभी आती है, ठीक है, ये एक सच्चाई है भारत के, मतलब या फिर बोल सकते हैं हमारी सरकार नहीं चाहती कि हम ज्यादा पढ़े लिखे बने या फिर लोग प्रोफेसर बने, वॉट एवर इज द रीजन। सो सीधी भर्तियां कम आती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, वो होता है स्क्रीनिंग प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग, जहां पे इंटरव्यू, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसमें मेरिट लिस्ट बनती है अकॉर्डिंग टू योर API स्कोर। तो जो भी आपका पास्ट रहा है, मतलब आपके पुराने जन्म के जो अपराध है वो दिखेंगे वहां पे सारे। तो वहां पे सबसे पहले तो एक चीज याद रखना पड़ेगी, जो भी अभी मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, जिनका मास्टर्स चल रहा है, वो अपना मास्टर्स में स्कोर अच्छा रखें, ठीक है, बिकॉज वो इंपैक्ट करेगा। सेकेंडली, रिसर्च पेपर पब्लिश करना, रिसर्च लाइक से आपकी बुक्स में कुछ लाइक से आपके हो सकते हैं कि कुछ चैप्टर्स इंक्लूड करना हुआ या फिर खुद की बुक, वो तो PhD के टाइम आ जाती है। जब आप PhD कर होंगे तो ऑटोमेटिकली बुक पब्लिकेशन वगैरह में भी आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन में भी चले जाएंगे। अब सबसे पहले मेजर टास्क आता है कि रिसर्च पेपर को पब्लिश कैसे करवाया जाए, ठीक है। सो अभी अगर किसी ने कोई रिसर्च पेपर का ट्राई किया है, सो आई गेस आपने ट्राई किया होगा रिसर्च पेपर पब्लिश करने का। सो आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि रिसर्च पेपर पब्लिश करने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, एंड व्हाट आर द हर्डल्स दैट यू हैव गॉन थ्रू। मेरा नाम तोरुनिका है एंड आई एम डूइंग माई PhD फ्रॉम JNU इन कोरियन स्टडीज़। सो रिसर्च पेपर के लिए व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस इज देयर काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं जिसमें कॉल फॉर पेपर्स आते हैं, एंड कॉल फॉर पेपर्स में आपको पहले एब्स्ट्रैक्ट भेजना होता है। इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। आपको पहले एब्स्ट्रैक्ट भेजना पड़ेगा, देन दे विल सिलेक्ट द एब्स्ट्रैक्ट, एंड उसके बाद आप प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन देने के बाद वो फीडबैक देंगे आपके प्रेजेंटेशन पे। देन आपको 1 महीने बाद अपना फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट देना होता है, एंड आफ्टर दैट दे विल लाइक सी इफ इट्स वर्थ ऑफ पब्लिशिंग। एंड उसके बाद भी उसमें भी 2-3 महीने और लगते हैं। वो पीयर रिव्यू करेंगे उसको। पीयर रिव्यू में ग्रामेटिकल एरर्स, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है वो कोहेसिव है कि नहीं, ये सब पहले चेक करेंगे, एंड देन दे विल डिसाइड अगर वो पब्लिश करने लायक है कि नहीं, देन दे विल पब्लिश इट। So it's again a very lengthy process, but when it comes out, it's as you published work, it's very rewarding. But yeah, again, lengthy yet rewarding. But that's how you. There are 2 ways of let's say publication. One जो कि एक होता है जो आपने पेपर कॉल वाला बोला, ठीक है, Yeah. and second is जो आप डायरेक्टली Yeah. मेन पब्लिशर्स को भेजते हो। Yeah. So which path you particularly feel कि ज्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशली बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं कि जब हम बड़े पब्लिकेशन, फॉर एग्जांपल EPW को अगर मैं कोई अपना आर्टिकल भेजूंगा, सो आई गेस दैट देयर इज अ वेरी 0% चांसेस दैट कि वो उसको पब्लिश कर देंगे। स्टिल रिसर्च स्कॉलर है आप, बहुत अच्छा कंटेंट लिखा तो पब्लिश होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। इवन न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे PhD स्कॉलर जो JNU में है, DU में, उनके पब्लिकेशंस आते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपते हैं। बट आपके हिसाब से द बेटर वे, और बोल सकते हैं स्मूथ जो है वो, बिकॉज 1-2 बार आपका पब्लिश हो जाएगा तो शायद तक आपका नाम भी हो जाएगा और फिर आगे इजीली आप जो है भेज सकते हैं। तो आपके हिसाब से रास्ता बेटर कौन सा होगा, ये पेपर फॉर कॉल और लेट्स से दैट वन? Actually, call for paper में you have some chance to improve yourself. तो although it's थोड़ा लेंदी होता है, बट आप थोड़ा ठीक करके उसको पब्लिश कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वे, जो आप खुद से अपने आर्टिकल्स या अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स भेज सकते हैं, उसमें थोड़ा लेस चांस होता है। इट डिपेंड्स ऑन द जर्नल्स ऑल्सो, बट वो थोड़ा स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसमें इतना लेंदी आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, आपको बार बार भेजने की जरूरत नहीं होती। बट अगेन वो भी आपको पीयर रिव्यू करके हो सकता है कि आपको दोबारा भेजे। मेरा खुद का ही एक आर्टिकल 4 महीने लगे थे उसको पब्लिश होने में, क्योंकि उसको जितनी बार भी मैं भेजती थी वो ठीक करके वो पूरा लाल पीला करके भेजते थे। बट फॉर मी आई थिंक कॉल फॉर पेपर्स इज बेटर, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी रिव्यूज़ मिलते हैं लोगों से। एंड वंस यू पब्लिश इट, अगर आप उसको कुछ सालों बाद पढ़ेंगे, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। इट स्टेज विद योर नेम फॉर एवर। इसलिए आप जो भी लिखे अच्छे से लिखे, थोड़ा मेहनत करिए, बट विद टाइम आई थिंक इट विल बी यूजफुल। थोड़ा सा अगर इसको टाइम दिया जाए तो। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। चलिए, सो अब हम बात करते हैं जरा असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रोसेस पे। अगर किसी से हम कुछ क्वेश्चन लेना चाहें कि जो भी कंफ्यूजन है कि रिगार्डिंग दैट। सो किसी की कंफ्यूजन है API स्कोर वर्सेस जो दूसरा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, या फिर? हाँ जी।
सर मेरा सवाल ये है कि जैसा कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ लिमिटेड भर्तियाँ आती है और बहुत ज़्यादा लिमिटेड वैकेंसियाँ होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या एनजीओ है उनमें जाके यूजीसी नेट क्लियर करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम कैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एनजीओ या कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना करियर बना सकते हैं, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सो एक दो तरीके तो आपको पहले से ही पता है, एपीआई स्कोर वाला और जो डिग्री कॉलेज के अंदर जो रेगुलर वैकेंसीज आती है, चाहे वो राजस्थान के अंदर है, यूपी के अंदर है, एमपी के अंदर है, वो भी आती रहती है। लेकिन उसके अंदर आप कोशिश करें कि आप हर जगह अप्लाई करो। आप ये नहीं है कि अगर मैं राजस्थान के अंदर हूं तो मैं यूपी के अंदर ना जाऊं या एमपी के अंदर ना जाऊं, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा, होपफुली अच्छा रिजल्ट आए, तो आपका वहां पे सिलेक्शन हो सकता है। आपका क्वेश्चन है कि मुझे इन दो प्रोसेस के अलावा तीसरा प्रोसेस जानना है कि जहां पे मैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाऊं या किसी एनजीओ के अंदर जाऊं। आई थिंक ऐसे बहुत सारे हैं, टीच फॉर इंडिया है, टीच फॉर इंडिया आई थिंक वो तो स्कूल लेवल पे है, लेकिन वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे पढ़ाना चाहोगे फिर वो, तो देन उसके अलावा आप पूछ रहे हो कि मैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही पढ़ाना चाहता हूँ, तो आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा। तो जो भी कोई रीजनल यूनिवर्सिटीज हैं या रीजनल कॉलेजेस हैं, उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे वो नोटिफिकेशन डालते रहते हैं कि हमारे यहाँ पे गेस्ट की वैकेंसी है या हमारे यहाँ पे एडॉक की वैकेंसीज है, और वहां पे तो एडॉक की आएंगी खैर, तो वो वैकेंसीज वहां पे डालते रहते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट को ट्रैक कीजिए। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जॉब अपॉर्चुनिटी जो है, सीधी बात है, लाइक वी ऑल आर स्टडिंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ओके, सबको एक चाहे कि भाई जॉब लगनी चाहिए। सो एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जिसको बहुत कम लोग मतलब परस्यू करते हैं, जो कि थोड़े से रिसर्च वाले स्टूडेंट्स फिर भी उसमें चले जाते हैं। एक बहुत सारे हमारे यहाँ लाइक पॉलिसी स्टडीज के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज एंड मल्टीपल, दे आर लाइक थिंक टैंक्स, ओके। सो वो भी अच्छा पे करते हैं। एंड अगेन अगर आप आगे जाने वाले वक्त में जाके कभी यूएन के लिए काम करना चाहते हैं या फिर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज अगेन उसके लिए भी कोई ऐसा अलग से बीटेक वगैरह नहीं करना है, यही सब रिसर्च आपका पीएचडी आपने किया हो। सो उसके साथ में जैसे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स ऑफ स्टडीज हैं जो कि स्पेशली थिंक टैंक की तरह काम करते हैं, ठीक है, जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन वगैरह है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब पॉलिसी, फॉर एग्जांपल इवन हम बात करेंगे इनकी जो क्या नाम है आपका, रिसर्च, हाँ, तो वहां पे जैसे यहाँ पे लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे रिसर्च, तो वो भी अच्छा पे करते हैं। आपको बस उसको थोड़ा देखना पड़ेगा और उसके लिए उस सर्कल में घुसना पड़ेगा, एकेडमिक सर्कल में। वो वैकेंसीज है ना जो नॉर्मली आपको किसी सरकारी वेबसाइट पे नहीं दिखने वाली या फिर किसी इंटरनेट की वेबसाइट पे नहीं दिखेंगे, वो आपको वहां से कनेक्ट होना पड़ेगा उस ग्रुप में जो लोग एकेडमिक तैयारी करें। तो इसलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर कोई भी एकेडमिक रिलेटेड जॉब चाहते हैं, सो उस सर्कल में रहिए, उन दोस्तों के आसपास रहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ऐसे मिल जाती है। बिकॉज कभी कभी मुझे भी ऐसे कहीं अच्छा पता चला कि अच्छा यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है, सो आपको वहां पे डायरेक्टली जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। और सेकेंडली एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप किसी एनजीओ के साथ वर्क कीजिए। आपका एक्सपीरियंस स्टार्टिंग में सैलरी अच्छी जरूर नहीं मिलेगी, बट वो जो एक्सपीरियंस मिलता है ग्राउंड रिपोर्ट का, बिकॉज वहां पे रिसर्च करते हैं वो लोग कि ग्राउंड प्रॉब्लम्स क्या है, और उसकी जो स्टडीज आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं वो आपके रिसर्च वर्क में कैलकुलेट होता है, ठीक है। वो आपके रिसर्च स्टडीज में कैलकुलेट किया जाता है। जब भी आपका एपीआई स्कोर वगैरह बनेगा उसमें भी मतलब वैसे डायरेक्टली कैलकुलेशन तो नहीं होगा, बट फिर भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है कि यस यू हैव डन सम ग्राउंड रिसर्च। और वो फ्यूचर में जब आप जाके कहीं पे अप्लाई करें ना, कि कहीं पे ऐसा लेट्स से स्टडीज के लिए पोस्ट निकली है या फिर बोल सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ह्यूमन राइट्स हो या फिर कोई भी हो, तो अगर आपका उस एरिया में स्टडी है तो यू विल बी गिवन द प्रायोरिटीज, ओके। बहुत थोड़ा सा ऑफ द रूट जॉब आता है, जो कि हम लोग क्या होता है ना कि इंडिया में प्रॉब्लम ये है मेजरली कि सबको सीधा सीधा रास्ता पसंद आता है कि अच्छा ये किया, ये निकाला, एग्जाम खत्म का। थोड़ा सा घूमने वाला रास्ता बहुत कम लोग ट्राई परस्यू करते हैं, बट जो लोग परस्यू करते हैं ना वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं और वो बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच पाते हैं। इवन जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फाइन, एंड इट्स अ वंडरफुल जॉब, वंडरफुल पे, ऐसा कुछ नहीं है, बट विद द टाइम यू हैव टू डेवलप दैट पर्सोना आल्सो, ओके। बिकॉज एक कॉलेज में आप जब पढ़ाते हैं और एक जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ओके। यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है और एक कॉलेज में पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, ओके। आपने कॉलेज में अपने प्रोफेसर्स को सबने देखा है, ओके, हाउ मच दे आर रिस्पॉन्सिबल, हाउ आर दे आर रिस्पॉन्सिव, वो उनका एंगेजमेंट लेवल और यहाँ पे जितना एंगेजमेंट है, तो उस हिसाब से वो आपका इच्छा है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ओके। प्राइवेट सेक्टर भी, आप तो बहुत अच्छी बात है कि जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा ओपन हो गया है, स्पेशली फॉर द दिस एरिया, ओके। बिकॉज पहले जो हम बोल सकते हैं कि जो स्टडीज होती थी उसमें स्पेशली यूपीएससी हुआ या फिर IIT JEE वगैरह, वहां तक लिमिटेड था, बट अब तो सारे फील्ड्स में आपके पास वैकेंसीज वगैरह भी है। यस डेफिनेटली आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, कंटेंट से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे से फैकल्टी पे जा सकते हैं, फिर आगे अपना अगर सही चल गया, बच्चों को पसंद आ गया तो फिर आप बल्ले बल्ले हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल मेरा और था, क्योंकि सर मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि
क्या प्रक्रिया होती है वहाँ अप्लाई करने की। तो अगर आप सर उसके बारे में थोड़ा बताएंगे किस तरह से हम फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और उसका टाइम पीरियड क्या होता है, किस समय उसके फॉर्म निकलते हैं और क्या क्या चीज़ उसके लिए चाहिए होती है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो अगर पीएचडी की बात करो, ओके, लाइक मास्टर्स का तो डिफरेंट प्रोसीजर है, बट पीएचडी के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज का सबसे मेन एस्पेक्ट ये रहता है आपको कि यू हैव टू चेक देयर वेबसाइट कि कब हो। जैसे स्पेशली जैसे अगर मैं यूएस यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो सितंबर इज द मंथ दैट दे आर टेकिंग द एडमिशंस, ओके, सितंबर मंथ का उनका टाइम रहता है। यूके का थोड़ा सा अलग चलता है, मतलब ब्रिटेन का या फिर यूरोप वगैरह का थोड़ा सा टाइम पीरियड अलग होता है। एंड उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च फॉर द यूनिवर्सिटी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपको गाइड होगा ना उसकी परमिशन लेना वहां जरूरी है। तो अगर गाइड ने आपको अप्रूवल दे दिया तो फर्स्ट यू हैव टू सेंड योर प्रपोजल टू द गाइड, और वो बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रपोजल होना चाहिए। मैंने भी कई बार भेजे हैं बट अभी तक नहीं सिलेक्ट हुआ ऐसा कोई, ठीक है। सो वो गाइड से सिलेक्ट हो पहले, उसके बाद फिर अगर बिकॉज सबसे देखिए यूएस मतलब फॉरेन में जाके स्टडीज करना सबसे बड़ा मतलब इकोनॉमिकल सपोर्ट आपको चाहिए, ठीक है। तो यू नीड ग्रांट। सो वो जो ग्रांट अगर आपको वहां से इश्यू हो जाती है, वो तभी होती है जब आपके गाइड ने आपको अप्रूव कर दिया, यू हैव गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द ग्रांट, मतलब बेसिकली गाइड कि यस ही इज रेडी टू टेक यू अंडर हिज लाइक सुपरविजन। उसके बाद लाइक ही विल बी टेलिंग द यूनिवर्सिटी आल्सो कि ये स्टूडेंट रहेगा, और अगर किसी ग्रांट के अंदर आप कैलकुलेट हो रहे हैं तो फिर यू विल बी गेटिंग दैट ग्रांट। तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, और उसमें आई वुड से कि थोड़ा सा आपको सपोर्ट कुछ जो बाहर एजेंसी जो कि हेल्प करती हैं स्पेशली आपको फॉरेन, बिकॉज देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट रहेंगे वीजा के भी, और बहुत सारी चीजें जो टेक्निकल चीजें होती हैं जो ऑफिशियल प्रोसीजर है उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा उन लोगों का जो लोग स्पेशली यहाँ से बाहर फॉरेन स्टडीज में भेजने के लिए हेल्प करते हैं। बाकी एकेडमिक के लिए आपको खुद करना पड़ेगा, मतलब एकेडमिक कॉन्टेक्ट करना, उनसे अप्रूवल लेना, यूनिवर्सिटी से लेना, वो स्पेशली वेबसाइट पे मिल जाता है मेरे आपसे। अगर हम जाके भी देखें इंटरनेट पे बहुत सारे पेजेस हैं जो स्पेशली लिस्ट ऑफ वेबसाइट दिखाएंगे आपके सब्जेक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिकल साइंस का बोलूंगा, सबसे ज्यादा अगर यूनिवर्सिटीज है पॉलिटिकल साइंस की तो आप जर्मनी में जाइए, ठीक है। वहाँ लैंग्वेज बैरियर जरूर होता है, ठीक है, बिकॉज जर्मन पीपल्स आर दे आर लाइक टू काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि बहुत टेकी है, सो वो अपनी लैंग्वेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बट हाँ यूके में, ब्रिटेन में या फिर यूएस में फिर भी कंफर्टेबल होता है। बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं आजकल स्टडीज के लिए भी। सो बट हाँ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में अगर मैं स्पेशली बोलूंगा तो हाँ लाइक जर्मनी इज द वंडरफुल, स्पेशली बिकॉज जर्मनी में जो भी आप स्टडी करेंगे वो सब जो है प्रॉपर ऑन जीरो मनी होता है, मतलब पूरा ग्रांट, कंप्लीट ग्रांट देते हैं। जर्मनी इस मामले में फेमस है कि एजुकेशन को लेकर दे आर वेरी सिंसियर। तो कोई भी स्टूडेंट हो, फॉरेन हो इंडियन हो, वो पूरा कंप्लीट आपको ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस, बट ये है कि वहां तक उन प्रोफेसर से कम्युनिकेट करना, कनेक्ट करना, वो थोड़ा सा अपने आप में टिपिकल टास्क होता है, ठीक है। हाँ, आई वुड से कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है, मे बी DU JNU है, उसके अंदर जो टीचर्स हैं वो मोस्टली बाहर से पढ़े होते हैं, उनके साथ बातचीत करो। हाँ, वो थोड़ा सा वो लोग भी ज्यादा बेटर। जैसे मेरे भी एक प्रोफेसर थे अशोकाचार्य, जानते होंगे आप लोग, नाम, उनकी किताब भी है, ठीक है, लाइक जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल, ठीक है। तो उन्होंने भी, वो येल से हैं, ठीक है। सो उनसे भी एक बार मैंने पूछा कि सर बता दो क्या क्या रास्ता है, ठीक है। सो ही वाज आल्सो लाइक कि यू हैव टू बी इन दैट सर्कल फॉर बीइंग देयर, मतलब वो एक अपने आप में एक डिफरेंट सर्कल है। एक बार बस ये है कि उनसे कनेक्ट रहेंगे तो आपको यू विल बी गेटिंग डिफरेंट वेज, ओके। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है राजस्थान, बनना सभी चाहते हैं। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ले लेते हैं हम लोग एक बार क्वेश्चन। यस प्लीज। सर मैं डिस्टेंस लर्निंग से आती हूँ, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सब डिस्टेंस लर्निंग से किया है। तो मैं ऐसे सर्कल में हूँ ही नहीं, ना ही मेरे पास प्रोफेसर्स हैं, ना ही मेरे पास फ्रेंड्स हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे मैं अप्रोच करूँ यूनिवर्सिटीज? बहुत कठिन सवाल है सर आप। नहीं, अब मैंने JRF क्वालिफाई कर लिया है, बट अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं है मुझे क्या करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा वैलिड क्वेश्चन है, और मतलब अच्छा हुआ आपने ये उठा लिया, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिस्टेंस से हैं। 90% लोग इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, जिनका सर्कल नहीं है, हाँ, और बस वही सीधे चलने वाला और टेढ़ा मेढ़ा वही पॉइंट। और नहीं, एक्चुअली होता क्या है, हमारे यहाँ में थोड़ा सा एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव चलता है इंडिया में कि DU JNU के स्टूडेंट्स को तो फिर भी सर्कल मिल जाता है। अगर हम कोई लोकल यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, लाइक स्टेट यूनिवर्सिटी से, वहां तो मतलब और डिस्टेंस वालों को तो और प्रॉब्लम है। इन केस में अब सीधी बात है, कोई ऐसा कोई तरीका तो नहीं, कोई कम्युनिटी बनी हुई है, बट हाँ एक बहुत अच्छा तरीका है पेपर प्रेजेंटेशन, ओके, जहां से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो नेशनल लेवल पे जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नागपुर के पास वर्धा में हुआ था रिसेंटली पॉलिटिकल साइंस का इंटरनेशनल लाइक इंडियन कन्वेंशन फॉर पॉलिटिकल साइंस समथिंग। सो वर्धा में बेसिकली मीटिंग हुई थी पूरी। सो उसके कॉल्स आते रहते हैं, ठीक है, और उसमें प्रॉपर वो वेबसाइट पे दिखेगा, ठीक है, जितने भी पब्लिकेशंस हैं या फिर जो बोलते हैं जर्नल जो है, ठीक है, वो लाइक इंटरनेशनल मतलब इंडिया लेवल पे मीट। तो उन मीट्स में आपको 1-2 बार रजिस्टर करना पड़ेगा। अब आप जब उस मीट में पहुंच जाएंगे तो आप अपना पेपर लेके पहुंचिए, भले आपका पेपर एक्सेप्ट हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर फॉर कॉल को बताया, आप डालिए, आपका एब्स्ट्रैक्ट डाला, आपका नहीं रजिस्टर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप पहुंच जाइए। 1000-2000 रुपए लगेगा रजिस्ट्रेशन करवाने का। आप उन लोगों के बीच में बैठेंगे,
दो चार दोस्त बनेंगे, उस सर्कल में बनेंगे, आपके कांटेक्ट हो जाएगा कि अच्छा हाँ भाई अच्छा क्या कौन क्या कर रहा है, तो वो फिर आप उस जब व्हाट्सएप ग्रुप में उस सर्कल में पहुंच जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको बता दें। तो बिकॉज डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे ना, लोग नहीं केटर करेंगे, प्रोफेसर भी नहीं सुनते। मैंने तो बहुत बार ट्राई किया कि प्रोफेसर भी आपकी बात सुने नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी बहुत बिजी है, बहुत सारे काम है। बट ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो कि हर एक महीने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहे, जैसे जेएनयू में कभी पेपर प्रेजेंटेशन हो रहा है, आप जाइए, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। बट जब आप जाएंगे तो चार दोस्त बनाइए अपने जो कि रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी धीरे धीरे आपको एक सहारा दे सकते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, चलिए हम वहां चलते। तो उसके थ्रू फिर आपके रेफरेंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली इस बार ना मैंने ये इनिशिएटिव लिया था, जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं जेआरएफ और नेट हिस्ट्री से, उनका मैंने ग्रुप बना दिया, और ये ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी परस्यू कर रहे हैं और पीएचडी परस्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे इनको मैंने कनेक्ट करके रख दिया, आपकी प्रॉब्लम, वो जेन्युइन प्रॉब्लम, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि ये सारे के सारे कनेक्टेड रहेंगे एक साथ, अलग अलग पूरे देश से, ये कर्नाटका से उड़ीसा सब है। और ये मैंने इनसे ये भी कहा था कि आपको वैकेंसीज भी शेयर करनी है, कोई आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर आएगी, और आपको हेल्प भी करना है। और इनफैक्ट ये सारे स्टूडेंट हेल्प भी कर रहे हैं एक दूसरे की, और पीएचडी की रिसर्च प्रपोजल में हेल्प कर रहे हैं। तो इनिशिएटिव मैंने लिया है अपना, शुरुआत कर दी है। Sir, I am from political science. हाँ, तो हाँ, ये पॉल साइंस के अंदर हम शुरू कर देंगे। हाँ। एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स हाँ। who have done, उसके अंदर कोई हम लिंक शेयर नहीं करते, यूट्यूब का कुछ नहीं करते, केवल जो है डिस्कशन केवल पीएचडी रिलेटेड और असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड। तो ये अच्छा आइडिया, हम टेक्स्ट के ऊपर करते हैं, शुरू करते हैं सर। चलिए, सो ये जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम था, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, आई गेस और भी आने वाले वक्त में जो भी स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होगी, इन फ्यूचर भी जो स्टूडेंट्स आएंगे तो हम लोग डेफिनेटली इस चीज को करेंगे। आज आप लोग यहाँ आए, कुछ डिस्कशन हुआ, आप लोगों ने भी बहुत सारे सजेशंस दिए, आप लोगों की साइड से भी इनपुट्स थे, कुछ कंफ्यूजन भी हमने सॉल्व की, एंड बाकी इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, कनेक्शन में रहना, सीधी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, टेलीग्राम पे हम लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है, मतलब टेक्स्ट बुक के फैकल्टीज इस चीज का ध्यान रखते हैं कि टेलीग्राम पे जितना ज्यादा कनेक्ट हो सके, मतलब हमेशा पूरे टाइम तो नहीं पॉसिबल है, बट हाँ एटलीस्ट अगर आज आपने मैसेज भेजा तो कल तक रिप्लाई मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिले तो एटलीस्ट आप एक बार फिर से पिंग कर सकते हैं। सो बस थोड़ा सा कनेक्टेड रहिएगा तो डेफिनेटली। और अभी बीच में ना आप लोगों के लिए, जैसे सर ने एक ऑप्शन बताया, वो चीज मैं भी कर लूंगा, और बीच बीच में कुछ सेशंस हम लोग करवाते रहेंगे। यहाँ पे लास्ट टाइम अभी हम लोगों ने ड्यू के प्रोफेसर्स को बुलवाया था, जहाँ पे अभी अश्विनी सर भी थे उसमें। सो हम लोगों ने एक पैनल बनाया था जहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस इंटरव्यूज के लिए और स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज, बिकॉज दो चीजें होती हैं, एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको इंटरव्यू देना है और पीएचडी के लिए भी। सो उसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स को गैदर किया था, यहाँ पे ड्यू से 2 प्रोफेसर्स आए थे और उनके साथ हमने प्रॉपर वो इंटरव्यूज कंडक्ट करवाए थे, मॉक इंटरव्यूज, जिससे आपको पता चल सके कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बेसिकली बीन आस्क्ड इन द असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू एज वेल एज पीएचडी इंटरव्यूज। तो वो भी फ्यूचर में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग करवाते रहेगा, यूट्यूब पे वो वीडियोस भी आते रहेंगे, और वो उसके लिए स्टूडेंट्स को भी हम कॉल करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग को भी कभी कभी लगता है कि यार यू वांट टू ट्राई, आपका कभी किसी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है और आपको लग रहा है कि पहले मैं एक बार एक मॉक इंटरव्यू दे लूं, बिकॉज ऐसे मॉक नहीं होते, तो वहां पे आप ध्यान रखिए, कभी वो मॉक हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में पहुंच जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा पीएचडी पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे, आप हमारे सामने एटलीस्ट आप अपना रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट कर पाएंगे, और थोड़े बहुत जो कमियां होती हैं जो प्रोफेसर्स होंगे वही बताएंगे, वो रिफाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। वो एक तरीके से आपको हेल्प करेंगे क्या कमियां यहाँ पे, और इसको इंप्रूव कीजिए। और सेम गोज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, बोलने का तरीका कैसे बोलते हैं, तो ये अगेन वो असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, वो आपको बता पाएंगे क्या आपको इंप्रूव करना है। तो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। चलिए, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन।